नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। इंदौर के लसूड़िया थाना इलाके में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ और हादसे में एक ही कार में सवार 6 लोगों की मौत हो गई है। तलावली चांदा इलाके में सड़क किनारे खड़े हुए टैंकर में ये तेज रफ्तार कार जा घुसी और इसमें 6 लोग जो सवार थे उनकी जान चली गई। कार में सवार 4 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया तो 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। लसूड़िया थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी मृतक इंदौर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। भी एक स्विफ्ट कार में 5-6 लोग आ रहे थे। रात करीब 1:45 बजे की घटना हुई और खड़े टैंकर में एक टैंकर खड़ा था पेट्रोल पंप पे तरावली के पास में MP 09GA 2499 उसमें गाड़ी घुस गई है पीछे से और जो भी करीब 6 लोग थे उसमें सबकी डेथ हो गई है। ये कहाँ के रहने वाले थे सभी? एक तो हाँ सब इंदौर के, एक तो माल अपने बागश्री कॉलोनी का है। हाँ और परिवार के लड़का अपने वो भी है। अच्छा सर, ये कुछ पता चला है कि ये कहाँ से आ रहे थे, क्या आ रहे थे? नहीं, ये क्लियर नहीं, यहीं कहीं घूमने गए होंगे जैसा भी हो, लेकिन ये क्लियर नहीं कहाँ गए थे लोग, कहाँ से आ रहे थे मालूम नहीं है। तो 5-6 लड़के हैं उसमें। एक सभी की डेथ हो गई? हाँ सभी डेथ हो चुकी है। कितने लोग मृतक हैं सर इसमें? 6 लोग हैं करीब। तो इंदौर का यह मामला है। सड़क हादसा, भीषण सड़क हादसा हुआ और इसमें 6 लोगों की जान चली गई है। 4 युवकों की तो मौके पर ही जान चली गई, 2 की इलाज के दौरान मौत हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं। विकास, क्या ताजा जानकारी, आखिर क्या हादसे का कोई कारण स्पष्ट हो पाया? बिल्कुल दिवस, प्राथमिक तौर पर जो प्रमुख कारण है वो सिर्फ और सिर्फ तेज रफ्तार ही समझ में आ रहा है। तेज रफ्तार कार थी और वही कार अचानक से सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी और मौके पर ही 4 युवकों की मौत हो गई। वहीं 2 गंभीर घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद कार से बाहर निकाला और इन लोगों को घायलों को बाहर निकालने के दौरान से पहले कार का गेट जो है वो काटना पड़ा और घायलों को जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। कुल मिला के मृतकों की संख्या जो है वो 6 पहुंच गई है। सभी इंदौर के विभिन्न इलाकों के रहने वाले थे और देर रात मांगलिया इलाके से ये लोग एक ढाबे से खाना खाने के बाद लौट रहे थे, ऐसी जानकारी फिलहाल प्राप्त हो रही है और अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा पेश आया। दीपेश, बिल्कुल, पूरे मामले को लेकर अब पुलिस क्या कह रही है, जांच पड़ताल चल रही है? बिल्कुल, देर रात जैसे ही हादसे की जानकारी पुलिस अधिकारियों को मिली तो अब जो देर रात गश्त पर तैनात थे वो पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। न सिर्फ बाहर निकाला बल्कि उन्हें घायलों को और मृतकों को एम्बा अस्पताल भेजा। इसके साथ ही पुलिस ने आज इन सभी शव के पोस्टमार्टम होंगे और उसके बाद ही विस्तृत जांच की बात पुलिस के द्वारा कही जा रही है। हालांकि प्राथमिक तौर पर जो हादसे की प्रमुख वजह है वो एक तेज रफ्तार ही मानी जा रही है। ये जो टैंकर खड़ा हुआ था, जिस टैंकर से ये कार जाकर टकराई है, वो कहीं बीच सड़क में था या फिर अब किनारे सड़क के किनारे लगा हुआ था, ये कुछ स्पष्ट हो पाया? बिल्कुल, सड़क किनारे ये ट्रक खड़ा था और अमूमन देखा जाए तो शहर के जो इलाका है लसूड़िया और मांगलिया, यहाँ अक्सर देर रात सड़क किनारे वाहन खड़े कर दिए जाते हैं और वो भी बड़े वाहन। हालांकि ये भी एक बड़ी वजह है चूंकि इस दौरान इसमें ना कोई इंडिकेटर होता है ना ही कोई रिफ्लेक्टर होता है जो कि दूर से समझ आ सके। अक्सर एकांत में अंधेरे में ये वाहन खड़े रहते हैं और कई बार ये हादसे की वजह बनते हैं। इस बार ये है कि युवक इसमें ज्यादा थे और सभी की मौके पर मौत हो गई, इसलिए एक बड़ा हादसा समझ में आ रहा है और अक्सर इस प्रकार की जो लापरवाही है वो देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं लापरवाही भी इसमें देखने को मिल रही है और तेज रफ्तार भी इसका एक कारण समझ में आता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर सीधी से छत्तीसगढ़ से आए जंगली हाथियों का कहर यहां पर देखने को मिला है। हाथियों के हमले से पिता सहित 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। हाथियों ने तीनों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया है। पिछले 4 माह से इलाके में हाथियों का तांडव लगातार जारी है। 2 दिन पहले ही 2 कच्चे मकानों को हाथियों ने गिरा दिया था। कुस्मी के आदिवासी ग्राम पंचायत खैरी के गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, क्या ताजा अपडेट फिलहाल, क्या वन विभाग की टीम अभी कुछ कर पा रही है उस एरिया में?
बिल्कुल दीपेश, जिस तरह से लगातार जो 4 महीने पहले से जो हाथी छत्तीसगढ़ से सीधी पहुंची हुई हैं, उनका तांडव जो है तो लगातार देखने को मिल रहा है। तांडव की खबर भी न्यूज 18 लगातार दिखाता चला आ रहा है। बावजूद इसके प्रशासन उनको यहाँ से छत्तीसगढ़ भेजने की कवायद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तमाम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें प्रशासन बिल्कुल उसको नजरअंदाज कर रहा है। उसी का नतीजा है दीपेश की जो बीती रात जो हाथियों को जो तांडव देखने को मिला, इससे पिता और उसके 2 बेटों को हाथियों ने कुचल दिया है। इसके साथ ही दीपेश लगातार जो हाथी हैं तो कच्चे मकानों को भी अपना निशाना बना रही है, क्योंकि विभाग जिस तरह से यहाँ दावा करता है कि यहाँ पानी और बांस तमाम सारी चीजें हाथियों के रुकने जैसी तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उन व्यवस्थाएं जो हैं तो महफूज नहीं है। इस वजह से हाथी जो भूखे पेट जब रहती हैं, जब उनको खाने की तलाश होती है तो वो गाँव की ओर रुख करती है, गाँव में की ओर रुख करती है, बल्कि जो कच्चे मकान रहते हैं उनको अपना निशाना बनाकर उनको क्षतिग्रस्त करती हैं। उसके साथ वहाँ घरों में रखे अनाज को खा के अपना पेट भरती है। तो यह पूरा वाकया जो है तो पूरा हैकी गांव से सामने आया है, जहां बीती रात 1 बजे हाथियों ने हमला बोला है। और हमला बोला बल्कि जो अंदर सो रहे थे अपने पिता और 2 बेटे, तो उनको कुचलकर मौत की घाट उतार दिया है। इसके बाद उनके घर में जो रखे अनाज थे उनको अपना भोजन बना लिया है। जी दीपेश, अब वन विभाग क्या कह रहा है, किस तरह से खदेड़ने की तैयारी है हरीश? देखिए दीपेश, जब भी ऐसी घटनाएं आती हैं तो विभाग थोड़ा सा अलर्ट जरूर होता है, लेकिन उनको जो खदेड़ने की कवायद करता है तो खदेड़ के सिर्फ जंगल तक ही पहुंचा देता है। लेकिन जब जंगल में हाथी जब रात में तो दिनमान तो रह जाती हैं, लेकिन जैसे दीपेश रात का वक्त होता है तो हाथी अपने पेट भरने की तलाश में फिर वो गांव की ओर कहीं न कहीं एक लापरवाही देखने को मिल रही है। मॉनिटरिंग जिस तरह से होनी चाहिए वो भी यहाँ पर नजर नहीं आती है। यही वजह है कि ग्रामीण अब इसकी वजह से बेहद परेशान और दहशत में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर भोपाल से बता देते हैं, जहां पर कलियासोत और केरवा इलाके में 2 बाघों का मूवमेंट देखा गया है। वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। कलियासोत में बाघ T123 और केरवा में बाघ 1231 का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। शनिवार को बाघ T123 ने एक गाय का शिकार किया था, वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। वन विभाग अब पूरे इलाके में अनाउंसमेंट कर रहा है और मूवमेंट जो देखने को मिल रहा है उसको लेकर अब अलर्ट जारी किया गया है। बात कोरोना की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार अब थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। 24 घंटे में 294 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में 104 नए मामले सामने आए हैं। भोपाल में 76 नए मरीज मिले हैं। जबलपुर में 13 नए मामले सामने आ रहे हैं। तो एक दौर था जब ये उम्मीद अब शुरू हो चुकी थी कि कोरोना पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है, लेकिन कहीं कहीं अब कोरोना का जो आंकड़ा है वो थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अलग अलग प्रदेशों से भी कोरोना के बढ़ते हुए केसों की वजह से अलर्ट मध्य प्रदेश में जारी किया गया है और उसका आंकड़ा भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। मनोज राठौर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अब किस तरह से एहतियात बरता जा रहा है, एक बार फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आंकड़े में इजाफा देखने को मिलता है? जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना के जो मामले मध्य प्रदेश में बढ़ने लगे हैं और उसी को लेके कल समीक्षा बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई थी। तमाम मंत्री उसमें मौजूद थे और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको फिर से सख्ती से पालन कराया जाए। और करीब 12 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि वहां की जो कलेक्टर के नेतृत्व में जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो कमेटियां बनी हैं उनको बोला गया है कि आज सभी कमेटी अपने अपने ज़िलों में बैठक करें और जो तमाम दिशा निर्देश है उसको लेकर आगे किस तरीके से पालन कराया जाएगा, क्या आगे कदम ज़िलों में प्रशासन के द्वारा उठाया जाएगा, उसकी एक पूरी रिपोर्ट गृह विभाग को देनी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जिस तरीके से तेज़ी से कोरोना के मामले बढ़े हैं उसको लेके मध्य प्रदेश से सीमा से लगे तमाम करीब 10 से ज़्यादा ज़िले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां पर महाराष्ट्र से आने वाले लोगों पर नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा शिवरात्रि है, जगह जगह आयोजन किए जाते हैं, मेले लगाए जाते हैं, उन पर भी नज़र रखने के निर्देश दिए हैं। भोपाल में भी अहम बैठक होनी है जिसमें जो मास्क को लेकर किस तरीके की कार्रवाई की जानी है, कितना जुर्माना लिया जाना है, उसका फैसला
आज क्राइसिस कमेटी की बैठक में होगी। तो सख्त मध्य प्रदेश में सख्ती बरती जा रही है कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को लेकर। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे चर्चा करेंगे, कई और महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। तो रायपुर में भी कहीं ना कहीं अब कोरोना का जो संकट है वो देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि जो बाहर के प्रदेश के हैं उनसे आने वाले जो एंट्री पॉइंट के हैं, जैसे कि बात अगर हम महाराष्ट्र की कर लें, चूंकि वहां पर कोरोना का जो संक्रमण है वो और ज्यादा फैलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए महाराष्ट्र बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था कर दी गई है। सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब छत्तीसगढ़ में जो महाराष्ट्र के एंट्री पॉइंट, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। एयरपोर्ट पर भी थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुचारू रूप से पुनः शुरू की जाए। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तो थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन एहतियाती कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 274 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और पिछले 24 घंटे में 201 लोग रिकवर कर पाए हैं। एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 2998 पहुंच चुकी है, लेकिन कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 3,11,159 पर पहुंच चुकी है। अब बात विधानसभा सत्र की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज दिवंगत नेताओं को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। पूर्व सीएम मोतीलाल वोरा, पूर्व सांसद कैलाश सारंग जैसे कई नेताओं को श्रद्धांजलि आज दी जानी है। वहीं सत्र में आज धर्म स्वातंत्र अध्यादेश 2020 को सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या ताजा जानकारी आज की कार्यवाही को लेकर? जी बिल्कुल, आज बजट सत्र का दूसरा दिन रहेगा, क्योंकि कल अध्यक्ष को निर्विरोध चुनने की प्रक्रिया को पूरा किया गया। उसके बाद आज दूसरे दिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण विधेयकों को इस सदन के पटल पर रखा जाएगा। हालांकि इससे पहले जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी उस समय दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने का काम पक्ष और विपक्ष के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद जो तमाम विधेयक सरकार के द्वारा लाए जाने, जिसमें लव जिहाद के खिलाफ जो विधेयक को अध्यादेश के जरिए कानून बनाया गया था, जिसकी समय अवधि 6 महीने की रहती है, लेकिन उसे आगे कंटिन्यू करने के लिए विधानसभा से उस विधेयक को पारित कराना जरूरी रहता है। यही कारण है कि आज ये महत्वपूर्ण सरकार का विधेयक जो है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा। इस पर चर्चा भी होगी और हंगामा भी होने के पूरे आसार है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार इस मामले को उठाती हुई आ रही कि जो विधेयक है वो गलत है। इससे पहले भी विधेयक लाया गया था, लेकिन उस पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई थी और ऐसे में नया विधेयक को लाना गलत है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण विधेयक होंगे और उन पर चर्चा होगी, लेकिन इस विधेयक पर हंगामा होने के विधानसभा में आसार हैं। इसके अलावा भी कई दूसरे विधेयक है जिस पर चर्चा होगी, जो कि नगर निगम और तमाम दूसरे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा लंबे समय से प्रश्नकाल को जो है वो जो सवाल जो लगाए थे विधानसभा में, उनके जवाब विधायकों को नहीं मिले हैं। तो लंबे समय के बाद, करीब 1 साल के बाद, अब बजट सत्र के दूसरे दिन जो विधायकों के जो सवाल है उनके जवाब प्रश्नकाल के दौरान भी कई महत्वपूर्ण सवाल आज उठते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी ने विधानसभा सत्र को लेकर विधायक दल की बैठक की है। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा बीजेपी विधायकों ने हिस्सा लिया। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष के पहुंचने पर सीएम और विधायकों ने स्वागत किया। बैठक को लेकर मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना था कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। नगर निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर विधायकों के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। वहीं बैठक में दमोह उपचुनाव को लेकर भी बातचीत की गई है। इसके अलावा 22,000 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनाए जाने पर फैसला लिया गया है। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विधायक कब को फिर से शुरू किया जाएगा। सदन में विपक्ष के सवालों से निपटने के लिए रणनीति बनी है। भाजपा विधायक दल की बैठक का जब खत्म हुई और बैठक से बाहर निकले विधायक मंत्री अरविंद भदौरिया ने भी सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर अपनी बात कही है कि सभी विधानसभा में उपस्थित रहें, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे को उठाया जाए। सभी विधायकों को मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी। इसमें पर सारगर्भित चर्चा भी हुई। नगरीय निकाय चुनाव सामने है, उसको लेके विस्तार से बात हुई है।
नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव को लेकर विस्तार से बात हुई, उपचुनाव को लेकर भी बात हुई। आज ये भी तय हुआ कि 22,000 ग्राम पंचायतों के अंदर खेल के मैदान का निर्माण कराया जाए। विधायकों की मांग काफी थी। ये भी तय हुआ कि विधायक कब पुनः प्रारंभ किया जाए। ऐसे अनेक विषय जो सार गर्भित थे, विधानसभा को लेकर, विधेयकों पर चर्चा को लेकर विधायकों के नाम, माननीय महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन को ज्ञापित करने वाले विधायकों के चर्चा, ऐसी अनेक चर्चाएं। उधर बजट सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक हुई। बैठक में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति पर बात बनी है। वहीं कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का कहना था कि कांग्रेस उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार कांग्रेस उतारेगी। जयवर्धन सिंह ने परंपरा का हवाला देते हुए कहा कि उपाध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी से भी बातचीत की जाएगी। आज देखा सदन के अंदर हमारे नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी ने ये स्पष्ट किया कि क्योंकि परंपरा रही है कि अध्यक्ष का भी और उपाध्यक्ष का भी सर्वसम्मति से होना चाहिए, तो आज हमने उसी प्रकार से जो अध्यक्ष पद के लिए आज निर्वाचित हुए गौतम साहब, उनका सभी ने समर्थन किया और हमें उम्मीद है कि इसी प्रकार से जब चर्चा होगी उपाध्यक्ष के ऊपर, तो फिर जो भी कांग्रेस चुने उनका समर्थन भाजपा करेगी। ग्वालियर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश में शराबबंदी वाले बयान को फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि लोग भूख से मरते हैं तो मरे, मेरा बस चले तो मैं शराबबंदी को पूरी तरह से लागू कर दूं। उन्होंने कहा कि अब वो शराबबंदी नशा मुक्ति अभियान चलाएंगी। उमा भारती ने कहा कि मैंने सीएम शिवराज से कहा कि जैसे ही राजस्व का रास्ता निकल आए आप शराबबंदी लागू कर दीजिए। उमा भारती ने कहा कि सीएम शिवराज ने भी भरोसा दिलाया है कि जैसे ही राजस्व का रास्ता निकलेगा इस पर विचार किया जाएगा। नीति मेरा बस चले तो मैं तो कह दूं कि लोग भूखों मर जाए तो मर जाने दो, राजस्व या बाढ़ में बंद करो नशा। क्योंकि कोरोना में एक बात क्लियर हो गई, शराब नहीं पीने से एक नहीं मरा। मैंने भी शिवराज जी को कहा कि जैसे ही राजस्व का रास्ता आपके पास में निकल आवे आप नशाबंदी और शराबबंदी दोनों की तरफ आई। और मैं फिर यही कहूंगी कि आंदोलन नहीं है, अभियान है। मैं फिर यही कहूंगी कि 8 मार्च को सिर्फ बैठक हो रही है, रणनीति बन रही है आगे की। और मैं फिर यही कहूंगी कि जितना मैं नशा और शराब के खिलाफ हूं उतने ही शिवराज जी और वीडी शर्मा जी। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट हाईकोर्ट में आज अपना जवाब पेश करेंगे। हाईकोर्ट में तुलसी सिलावट के खिलाफ 2 चुनावी याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था। तुलसी सिलावट ने बैलगाड़ी पर प्रचार किया था। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का भी आरोप लगाया गया है। कांग्रेस विधायक के घर छापामार कार्रवाई हुई है। कांग्रेस विधायक निलय डागा के ठिकानों पर छापा मारा गया है। 450 करोड़ की अघोषित संपत्ति मिली है। 44 लाख की विदेशी मुद्रा का भी खुलासा हुआ है। पड़ताल में 9 बैंक लॉकर भी मिले हैं। कई कंपनियों के शेयर से 259 करोड़ की कमाई। बैतूल से कांग्रेस विधायक हैं निलय डागा और उनकी ये अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सीएम भूपेश बघेल सदन की पटल पर अनुपूरक बजट पेश करेंगे। सदन में आज हंगामे के भी आसार नजर आ रहे हैं। और अब छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जशपुर में 24 घंटे में 17 नए मरीज मिले हैं। जिले में अब तक कुल 71 एक्टिव मामले हैं। अब तक 34 लोगों की जान भी जा चुकी है। राजनांदगांव में भी 17 मरीजों की पुष्टि हुई है। ग्वालियर झांसी हाईवे पर देर रात हादसा हुआ है। 45 मजदूरों से भरी ओवरलोडेड ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया निकल गया। रात 12 बजे हुए हादसे में 18 मजदूर घायल हुए हैं।
हाईवे पर डबरा के जौरासी घाटी के पास यह हादसा होना बताया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया अचानक से निकल गया। 4 मजदूरों को ग्वालियर अस्पताल रेफर किया गया है। छतरपुर के खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव चल रहा है। तीसरे दिन सौरभ और गौरव मिश्रा ने कथक की युगल प्रस्तुति दी है। इसके बाद प्याल भट्टाचार्य और साथियों ने मार्ग नाट्य की प्रस्तुति दी है। अंत में सुलगना बनर्जी और राजदीप बनर्जी ने प्रस्तुति पेश की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।